अब गाइस बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, तो अभी लगभग इस कानून को 2 साल हो चुका है, बट अभी तक कोई भी रूल्स जो है वो कानून से रिलेटेड नहीं आया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से रिलेटेड कोई अपडेट्स नहीं आई है, कोई रूल्स नहीं आई है। और अगर रूल्स नहीं जो डिक्लेयर किए जाएंगे, ऑफिशियली नहीं लाए जाएंगे, नोटिफाई नहीं किए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो ये कानून जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। तो ये रूल्स कहते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको अब समझाता हूं। गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गाइस कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। दिल्ली में और भी काफी सारी स्टेट्स के अंदर रैलियां निकली हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इस कानून को लेकर, राइट। तो राइट, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है गाइस ये नोटिफाई किया गया था 12 दिसंबर 2019 को, और ये लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 से। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है वो ये है कि रूल्स आर मैंडेटरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू और अमेंडेड लॉ एंड नॉर्मली फ्रेम्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। तो देखो, कोई भी कानून है, चाहे वो कानून नया हो, चाहे वो कानून जो है वो संशोधित कानून हो, यानी कि किसी पुराने कानून को अमेंड किया जा रहा हो, राइट। तो इन दोनों में ही उस कानून को अगर लागू करना है, इनेक्ट करना है, तो बताया जाता है कि उसके लिए रूल्स बनाने बहुत जरूरी है कि किस रूल्स के तहत जो है वो कानून इनेक्ट होगा, लागू होगा प्रॉपर तरीके से, राइट। और बताया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो ये पूरी रूल्स वगैरह जो है वो निकल जाते हैं, यानी कि रूल्स वगैरह पेश कर दिए जाते हैं 6 महीने के अंतर्गत। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आखिरी वाला ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। बाकी आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो किस कानून को अमेंड कर रहा है, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, नागरिकता अधिनियम 1955 को अमेंड कर रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, याद रखना। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो 1955 जो है नागरिकता अधिनियम, उसमें बकायदा बहुत सारे तरीके मेंशन है कि कैसे कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो हासिल की जा सकती है, राइट। इट प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, राइट। तो भारत में जन्म के आधार पर वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज हम लोग को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखने को मिलती है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो ऑब्जेक्टिव ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करानी है माइनॉरिटीज को। ध्यान रखना, माइनॉरिटीज में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस आ रहे हैं। आप बोलोगे सर ये माइनॉरिटीज में कैसे आ रहे हैं? तो माइनॉरिटीज में ये ऐसे आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इनकी माइनॉरिटीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सिटीजनशिप देना है ना। सिटीजनशिप तो बाहर की कंट्री के लोगों को दी जाएगी। तो बाहर की कंट्री में 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज में रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस आते हैं, तो इन 3 कंट्री में ये जो कम्युनिटीज रह रही हैं, इनको सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून हमें देखने को मिल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2019। तो आपको ये कम्युनिटी के नाम याद रखने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के नाम आपको याद रहने चाहिए। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि किन कम्युनिटीज को, किन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देने की बात की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन याद रखना, और ये 3 कंट्रीज के भी नाम याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन कंट्रीज में रहने वाली ये 6 कम्युनिटीज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको इंडिया की सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमें देखने को मिला है। एंड दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु हैड come to India till 31st December 2014 facing religious prosecution in their respective countries will not be treated as illegal immigrants but given Indian citizenship। मतलब कि इन समुदायों के अपने संबंधित देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न
का सामना करने वाले जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पलायन कर चुके हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आ चुके थे, और क्यों आए थे, क्योंकि उनको उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, अब यहां पर वो कंट्री कोई भी हो सकती है, चाहे म्यांमार हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो, राइट, तो वहां से अगर कोई व्यक्ति, यानी कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगर वहां से अगर आ गई हैं इंडिया में इस ग्राउंड पर कि दूसरी कंट्री में जहां पर वो रह रहे थे, जहां की उनके पास सिटीजनशिप थी, तो वहां पर उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और वो इंडिया आ गए, तो ऐसी कम्युनिटीज को भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, इनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये वाला भी पॉइंट इसके अंदर मेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। और इस कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है OCIs यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर सकती है केंद्र सरकार, राइट, कुछ आधारों पर, यानी कि सर्टेन ग्राउंड्स पर। इसमें एक्सेप्शंस कुछ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो छठे शेड्यूल में, यहां पर ये चीज ध्यान में रखना, आप ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि छठे शेड्यूल 6 शेड्यूल के अंदर कौन सा एरिया आता है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय। ATMM आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ATM मनी ऐसे करके शॉर्टकट से याद रखा करो, ATM मनी। तो A में मतलब आसाम, T यानी कि त्रिपुरा, M यानी कि मिजोरम, और फिर एक और M यानी कि मेघालय, राइट। ATM मनी ऐसे करके आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये याद रहेगा कि छठे शेड्यूल के अंदर कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो ये 4 स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये ट्राइबल एरियाज हैं, तो इन पर ये कानून जो है वो अप्लाई नहीं होता है, राइट। एंड ऑल्सो एरियाज दैट फॉल अंडर द इनर लिमिट नोटिफाइड अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 विल ऑल्सो आउटसाइड द एक्ट्स परव्यू। तो ये वाला कानून उन एरियाज पर भी नहीं होगा जो एरियाज इनर लिमिट में हमें देखने को मिलते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के, राइट। तो ये भी इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन हम लोग को 2 देखने को मिल रहा है कि इन एरियाज पर ये वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ये लागू नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन यहां पर बताया गया है। इसके अलावा इश्यूज जो है वो इस कानून से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिले हैं, तो ये उल्लंघन कर रहा है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टेनेंट्स का, राइट। इलीगल इमिग्रेंट जो हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है रिलीजन के आधार पर। अभी हमने क्या बात करी थी, इसके एक पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो भी कम्युनिटीज 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आ चुकी हैं, अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से देश की हैं, बट वो अगर इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती होंगी, राइट, तो उनको तुरंत इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी। मतलब कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं जो लोग, तो उनको इलीगल इमिग्रेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। किस आधार पर, कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां पर यह भी नहीं कहा गया कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मतलब किन देशों की हैं, ये 3 देश ही लागू होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें वो किसी भी देश से आए हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। अगर वो ये 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करते होंगे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये इस पर भी विरोध हो रहा है कि यार ये तो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स के साथ जो है वो डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को धर्म के आधार पर देखने को मिल रहा है। तो इस कानून का बेसिकली विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पर भी हो सकता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक कोई एरिया है, ठीक है, यहां पर सिख रह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं सिख कम्युनिटी यहां पर रह रही है। अब बाहर से आने वाले, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली हिंदू कम्युनिटी को अगर अलाउ कर दिया जाता है कि वो आ जाएं, तो हिंदू कम्युनिटी अगर भारी मात्रा में आकर इस क्षेत्र पर अगर रहना शुरू कर दें, राइट, ज्यादा मात्रा में अगर हिंदू कम्युनिटी आई और इस क्षेत्र पर रह लेंगी, तो यहां पर इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर, इस डेमोग्राफी रीजन पर क्या होगा, अभी तक सिख मेजॉरिटी में थे, बट हिंदू आकर भर जाएंगे तो क्या होगा, सिख जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि सिख के नंबर्स हम लोग को यहां पर कम फिर देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल परसेंटेजेस की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर कम नहीं होंगे, क्योंकि नंबर तो वही रहेंगे ना, बट मतलब बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है, जैसे कि 500 सिख लोग जो है वो यहां पर रह रहे हैं, और अगर मान लेता हूं मैं कि 1500 हिंदू लोग आ गए, राइट, इस जगह पर, या फिर चलो 600 हिंदू लोग आ गए इस जगह पर, या फिर चलो 500 ही क्यों ना आ गए,
तो भी तो कहीं ना कहीं इनका जो इस क्षेत्र पर जो इस इंडिजीनियस कम्युनिटी जो हुआ करती थी, रहती थी इस क्षेत्र पर, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको तो खतरा है ही, क्योंकि बाहर से दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई। अब देखो, अब वो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो जो कि इस 6 कम्युनिटी में हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वो कहीं पर भी आ जाए। या फिर अगर मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में मुस्लिम्स रह रहे हैं, राइट, और बाहर से कोई और दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई और उन्होंने इस क्षेत्र पर जो है वो रहना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो थे उनको फिर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। क्योंकि देखो, कुल मिलाकर किसी भी क्षेत्र पर रहने वाले जो लोग होते हैं, राइट, वो क्षेत्र उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर से भी जुड़ा होता है। तो इसलिए ये वाली बात भी हमेशा कही जाती है कि किसी क्षेत्र में अगर किसी कम्युनिटी अगर कम होगी तो उसके ट्रेडिशन और उसके कल्चर्स भी कम होते जाएंगे और लुप्त होते जाएंगे, राइट। तो ये काफी सारी हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस और कल्चर्स लोग फॉलो करते हैं, राइट। अलग अलग प्रकार के काफी सारे शेड्यूल्ड एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, शेड्यूल्ड मतलब कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वेरियस कम्युनिटीज हैं, राइट। बट यहां पर प्रोटेक्शन तो हालांकि ATMM को मिल गई है, यानी कि ये 4 स्टेट्स को प्रोटेक्शन मिल गई है कि यहां पर ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसके अलावा दूसरी स्टेट्स में प्रोटेक्शन नहीं। बट हमारी कंट्री में और भी जगह हैं जहां पर इंडिजीनियस कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो ये वाली चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, राइट, कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में भी आएगा और इवन आपसे पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इट मेक्स इलीगल माइग्रेंट्स एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में ये वाली चीज मेंशन थी, राइट। और ये आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है। तो और इवन वहां पर गारंटी दी जाती है कि रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली उल्लंघन ये बता रहा है ये कानून। इसके अलावा इट अटेम्प्ट्स टू नेचुरलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन रीजन। तो जो इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो ऑटोमेटिकली इस कानून के थ्रू जो है वो उनके पास नेचुरल सिटीजनशिप जो है वो उनको मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा इट अलाउज कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अ वाइड ग्राउंड दैट मे कवर अ रेंज ऑफ वायलेशन इंक्लूडिंग माइनर ऑफेंस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा भी अगर अपराध कर देता है तो उसका OCI जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली बात यहां पर कही गई है। तो ये सब इश्यूज है जो जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए।